प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान विषय में द्वितीय पेपर के अंतर्गत भारतीय राजव्यवस्था का जो बिंदुवार अध्ययन है उसको हम कर रहे हैं। भारतीय राजनीति के सामने या लोकतंत्र के सामने जो प्रमुख बाधाएं, चुनौती हैं, जो बाधाएं लोकतंत्र को आज पतन की ओर ले जाने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय लोकतंत्र विश्व लोकतंत्र के क्षेत्र में सबसे स्वस्थ लोकतंत्र की स्थिति रखता है। उसमें ये जो समस्या हैं भारी तादाद में लोकतंत्र को नष्ट करने की ओर तैयार हैं। ये जो समस्या हैं एवं जो प्रवृत्तियां हैं, हालांकि राजनीति के परिवेश में इनका प्रयोग करना एक नए स्वरूप को धारण करना, लेकिन सकारात्मक दृष्टि से वह नया स्वरूप कहलाएगा और उसमें स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाए तो वो नकारात्मक दृष्टिकोण वाला होगा। हम देखते हैं कि रजनी कोठारी ने कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है कि कोई भी सामाजिक तंत्र कभी भी पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकता। अतः यह प्रश्न करना कि क्या भारत में जाति का लोप हो रहा है अर्थ शून्य है। जो प्रथम दृष्टि में इन्होंने इस बात को कहा। दूसरे विचार में उन्होंने जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती, बल्कि इसको बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ग्रेनविल ऑस्टिन लिखते हैं, स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार की भूमिका अदा करते हैं जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दबाव गुट, प्रेशर ग्रुप्स। हमारे राजनीतिक इस अजीब असमंजस की स्थिति में है जहां एक ओर वे जातिगत भेदभाव मिटाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जाति के आधार पर वोट बटोरने की कला में भी काफ़ी महारत हासिल है। ग्रेनविल ऑस्टिन की पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेंट कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। जाति का जो परंपरागत अर्थ है किसी रूप में संसार के हर कोने में पाई जाती है, पर एक गंभीर सामाजिक कुरीति के रूप में यह हिंदू समाज की ही विशेषता है। वैसे इस्लाम और ईसाई समाज में भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। यह एक अति प्राचीन व्यवस्था रही है। इसका अभिप्राय पेशे के आधार पर समाज को कई वर्गों में बांट देना। सामान्यतः यह माना जाता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी। ब्राह्मण धार्मिक और वैदिक कार्यों का संपादन करते थे। क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा करना और शासन प्रबंध करना। वैश्य कृषि और वाणिज्य संभालते थे तथा शूद्रों को अन्य 3 वर्णों की चाकरी करनी पड़ती थी। शुरू में जाति प्रथा के बंधन कठोर न थे और वह जन्म पर नहीं अपितु कर्म पर आधारित थे। बाद में जाति प्रथा में कठोरता आती गई, वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई और एक जाति से दूसरी जाति में अंतःक्रिया असंभव हो गई। अपने मौलिक रूप में जाति प्रथा उपयोगी थी, चूंकि वह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थी। अतः उसने आर्थिक क्षेत्र में निपुणता के तत्वों का समावेश किया। एक जाति का पेशा उसी जाति में होता था। बेटा बाप से अपना पुश्तैनी पेशा सीखता था और प्राय उसी को अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपना लेता था। इस प्रथा ने एक जाति और बिरादरी के लोगों भाईचारे की भावना को बढ़ाया। एक जाति के लोग एक दूसरे से परिभाग परिचित होते थे तथा एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। राजनीति में जब जाति की एंट्री हुई, प्रवेश हुआ, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जातिवाद ने फिर जोर पकड़ा और वैश्य मताधिकार व्यवस्था के देश में लागू कर दिए जाने के परिणाम स्वरूप वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदित हुआ। वैसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लागू होने के समय से ही शुरू हो गया था, किंतु यह प्रभाव नगण्य नहीं था। इसके लिए उत्तरदायी थे ब्रिटिश शासन, राष्ट्रीय आंदोलन तथा सीमित मताधिकार। प्रोफेसर रुडोल्फ ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है, भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह धुरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों को खोज की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गई है कि इसके जरिए भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है।
प्रोफेसर रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति की जो जातिगत भूमिका है उसका विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है। इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानव जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्था है। ज़्यादा सही सवाल यह होगा कि जाति प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति पाति वाले समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है। जो लोग राजनीति में जातिवाद की शिकायत करते हैं वे न तो राजनीति के स्वरूप को ठीक समझ पाते हैं और न जाति के स्वरूप को। भारतीय की जनता जातियों के आधार पर संगठित है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति की संस्था का उपयोग करना ही पड़ेगा। रजनी कोठारी लिखते हैं, जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। जाति व्यवस्था का जो लौकिक रूप है, जाति व्यवस्था का जो एकीकरण करने का रूप है, जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप है, ये जो रूप हैं लौकिक रूप जिसे सेक्युलर एस्पेक्ट बोलते हैं, एकीकरण इंटीग्रेशन एस्पेक्ट, चैतन्य द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो एकीकरण या लौकिक या चैतन्य रूप जाति के बताए हैं, इनके आधार पर भी इस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया है कि इनमें परस्पर अंतर्क्रिया का भी भाव रहता है। अब हम देखते हैं जाति और राजनीति में क्या सैद्धांतिक आधार है। यह कहा जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति की संरचना के आधार पर हुआ है और राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है। सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है। राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति नया रूप धारण कर रही है। लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है जिससे संबद्ध पक्ष अपने लिए समर्थन जुटा सके तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सके। भारत में राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जाति प्रमुख रूप से राजनीतिक दल है। यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया में ऊंचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ की जाति को लेकर चलना होगा। भारत में राजनीतिक जाति समुदायों को इसलिए संगठित करते हैं ताकि उनके समर्थन से उन्हें सत्ता प्राप्ति हो सके। जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति भाग लेती हैं और इस प्रकार जातिगत भारतीय समाज में जातियां ही राजनीतिक शक्तियां बन गई हैं। जाति की जो भूमिका है वो भारतीय राजनीतिक परिवेश में कैसी है। जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। हेरल्ड गोल्ड के शब्दों में राजनीतिक आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। प्रोफेसर V.K.N. मेनन का निष्कर्ष यही है। स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। मॉरिस जोन्स भी लिखते हैं कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है। विनोबा भावे ने भी इस संबंध में कहा है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि नवीन संविधान में वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक परंपरागत पक्ष है। बिंदु की दृष्टि से हम देखते हैं तो निर्णय प्रक्रिया में जाति की प्रभावकारी भूमिका रहती है। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसमें कोचेनेक द्वारा अपने अध्ययन के अंतर्गत आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में जातिगत आधार के अनेक उदाहरण दिए गए हैं। 1962 में गुजरात के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी का सफलता का राज क्षत्रिय जाति के समर्थन में छिपा हुआ था। हरिजन मुसलमान ब्राह्मण शक्तिपुंज बनाकर 1971 का आम चुनाव कांग्रेस ने जीता। 2007 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मायावती ने अनुसूचित जाति ब्राह्मण और मुसलमान का शक्तिपुंज बनकर के ही जीता। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में जाति आधार पर अनेक गुट पाए जाते हैं। जाति के आधार पर ही मतदान का व्यवहार निश्चित किया जाता है।
1971 के लोकसभा चुनाव, 1970 के लोकसभा चुनाव, 1980 के लोकसभा चुनाव, दिसंबर 1984 के लोकसभा चुनाव में यही स्थिति थी। 9वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा के चुनावों में भी यह देखा गया कि बिहार के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य में जाति का तत्व अधिक या बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। लेकिन इसके नितांत विपरीत नवंबर 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जाति के तत्व की लगभग निर्णायक भूमिका रही। मंत्रिमंडल के निर्माण में जाति की जो भूमिका है या उसका प्रतिनिधित्व है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जातियों के आधार पर दबाव समूहों का जो प्रभावकारी विचार रहा है, जेसी जौहरी ने इस संबंध में लिखा है, जातिगत दबाव समूह अपने निहित स्वार्थों एवं हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले ऐच्छिक समुदायों से की जा सकती है। जाति एवं प्रशासन, इसमें हम देखते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थियों की भर्ती है तो आरक्षण के प्रावधान मौजूद हैं। 1993 की केंद्र सरकार की सेवाओं में पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू हो गया है। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेने के समय अथवा निर्णयों के क्रियान्वयन में प्रधान और प्रतिष्ठित अथवा संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो जाते हैं। राज्य राजनीति में जाति की जो भूमिका है, माइकल ब्रेचर लिखते हैं, अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है। यद्यपि किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावों से अछूती नहीं रही है, तथापि बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों की राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण के कर ही नहीं सकते। उत्तर प्रदेश और बिहार तो जातिगत राजनीति की मिसाल बन चुके हैं। बिहार की राजनीति में राजपूत, ब्राह्मण, कास्ट और जनजातियाँ प्रमुख प्रतिस्पर्धा की जाती रही हैं। टिंकर जैसे विद्वानों ने अपने विचार में कहा है, भारत के बहुत बड़े भाग में आगे आने वाले अनेक वर्षों तक राज्यों की राजनीति जातियों की राजनीति बनी रहेगी। माइकल ब्रेचर ने लिखा है सक्सेशन इन इंडिया। टिंकर ने लिखा है स्टेट पॉलिटिक्स विल बी कास्ट पॉलिटिक्स थ्रू आउट मोस्ट ऑफ इंडिया फॉर मैनी ईयर्स टू कम। तो इस प्रकार ये जाति से संबंधित बिंदु है। हम यहीं इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।